Hello friends, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स। तो देखिए आज इस वीडियो में हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट्स आए हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए जैसा कि आप सब जानते हैं, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स में लाया गया था, कब लाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। उस टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल थे? 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट थे एंड 8 शेड्यूल थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे अमेंडमेंट्स किए गए, उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लगभग 500 के पास तो आर्टिकल हैं और 25 पार्ट्स हैं एंड 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, तो जो ये संख्या बढ़ी है ना, ये किनके द्वारा बढ़ाई गई है? अमेंडमेंट्स के द्वारा। किसके द्वारा? अमेंडमेंट्स के द्वारा। तो देखिए जो ये अमेंडमेंट किया जाता है ये कौन करता है? पार्लियामेंट करता है। और पार्लियामेंट कैसे करता है? पार्लियामेंट किसी भी चीज में कोई चेंज लाना चाहता है, उसके लिए वो एक बिल लाता है। बिल लाने के बाद वो उस पर बहस की जाती है दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में। फिर बहस करने के बाद उस पर वोटिंग कराई जाती है और वोटिंग कराने के बाद उसको प्रेसिडेंट के पास उसके एसेंट के लिए भेजा जाता है। जब प्रेसिडेंट उस पर अपने साइन कर देता है, अपना एसेंट दे देता है, तब वो जो बिल है वो एक्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस किसी भी बिल को एक्ट बनाने के लिए की जाती है। तो जो पार्लियामेंट ये अमेंडमेंट करता है, ये करने की पावर पार्लियामेंट को किसने दी है? कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 368 है, 368 आर्टिकल में ये कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में अमेंडमेंट कर सकता है। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है कि पार्लियामेंट को जो अमेंडमेंट करने की पावर किसने दी है? कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। ठीक है, उसके बाद देखिए आज तक जितने भी अमेंडमेंट एक्ट आए हैं, कितने आ चुके हैं अभी तक? 105 अमेंडमेंट एक्ट। देखिए आपको सारे 105 के 105 याद नहीं करने हैं, उनमें से जो जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आ जाता है हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। तो पहला अमेंडमेंट एक्ट कब आया? 1951 में। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कब लागू किया गया था? 1950 में। उसके एक साल बाद ही कुछ अमेंडमेंट किया गया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। तो उसमें देखिए क्या कहा गया? दिस अमेंडमेंट एडेड आर्टिकल 15 का क्लोज 4। इसमें क्या क्या जोड़ा गया? आर्टिकल 15 का क्लोज 4 जोड़ा गया एंड आर्टिकल 19 का क्लोज 6 जोड़ा गया and broad changes in the right to private property in pursuance with the decision of Supreme Court concerning fundamental right। तो देखिए पहले क्या होता था, जो राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी था ये एक फंडामेंटल राइट होता था। ठीक है, और ये किसके अंडर आता था? आर्टिकल 31 के अंडर। लेकिन बाद में जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया तो इसे फंडामेंटल राइट से हटाकर एक लीगल राइट बना दिया गया। किसको? राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो ये काम कब किया गया? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। इसके बाद देखिए एक 9 शेड्यूल को ऐड किया गया। देखिए इससे पहले कितने थे? 8 शेड्यूल होते थे। फिर 9वां जब शेड्यूल जोड़ा गया वो कब जोड़ा गया? 1951 में, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। ठीक है, इसमें देखिए क्या था? 9 शेड्यूल में लैंड रिफॉर्म एक्ट के बारे में कहा गया था। किसके बारे में? लैंड रिफॉर्म एक्ट के बारे में। ठीक है, कि भाई लैंड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, तो ये जो सारे काम हुए ये कब हुए? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। तो देखिए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन में आपको याद रखना है आर्टिकल 15 का क्लोज 4, 19 का क्लोज 6 एंड राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाकर लीगल राइट बनाना एंड 9 शेड्यूल को ऐड करना। तो आपको ये चारों बातें याद रखनी है। इसके बाद देखिए सेकंड आया, थर्ड आया, फोर्थ आया, फिफ्थ आया, सिक्स्थ आया। ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट आया वो था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये कब आया? 1956 में। 1951 के बाद जो ये 1956 में आया ये इंपॉर्टेंट था। इसमें देखिए क्या कहा गया था? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात की गई थी। ठीक है, तो देखिए इससे पहले क्या था, जो हमारा इंडिया था ना वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता था, ए, बी और सी। जब अंग्रेज यहाँ से गए थे तो वो हमारे इंडिया को इन 3 पार्ट्स में डिवाइड करके गए थे। लेकिन 1956 में क्या किया गया? एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया जिससे क्या किया गया? ये तीनों पार्ट्स को हटा दिया गया और हमारे इंडिया को एक यूनियन बनाया गया और उसमें 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरी को ऐड किया गया। ठीक है, तो ये बात कब ऐड की गई थी? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। तो देखिए इसमें यही बातें कही गई हैं
Through this amendment, the implementation of State Reorganization Act was made possible. यानी कि State Reorganization Act को implement किया गया. The categorization of states into Part A, Part B, Part C ceased henceforth. इनको क्या कर दिया गया? Seize कर दिया गया. पार्ट सी स्टेट्स वर रीडेजिग्नेटेड एज यूनियन टेरिटरी. पार्ट सी में जितने भी स्टेट आते थे उनको क्या बना दिया गया? यूनियन टेरिटरी बना दिया. द सीट्स इन द राज्यसभा एंड इन द यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर वर रीएलोकेटेड. और जो सीटों का बंटवारा था उन सभी को भी रीएलोकेट किया गया. इट ऑल्सो अफेक्टेड चेंजेस रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट और एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस हाई कोर्ट एंड देयर जुरिडिक्शन एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये सारे चेंज किसमें किए गए? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में. तो देखिए, जो ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था ना, ये किसके बेस पर किया गया था? लिंग्विस्टिक के बेस पे. ये भी चीज आपको याद रखनी है, लिंग्विस्टिक्स, भाषाई आधार पर. ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है. तो देखिए, आपको फर्स्ट भी याद हो गया और 7th भी याद हो गया. ठीक है, फर्स्ट में क्या था? आर्टिकल 15 का क्लोज 4 जोड़ा गया, 19 का 6 जोड़ा गया और राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी वाले एक्ट को फंडामेंटल राइट से हटाकर लीगल राइट बनाया गया. 9th शेड्यूल को जोड़ा गया. उसके बाद 7th में क्या किया गया? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को इंप्लीमेंट किया गया. ठीक है, तो ये दोनों अमेंडमेंट एक्ट आपको याद हो गए. इसके बाद जो हमारा आ जाता है इंपॉर्टेंट वाला, आ जाता है 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961. तो ये जो 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, ये कब आया था? 1961 में. इसमें देखिए क्या किया गया? इनकॉर्पोरेटेड दादरा एंड नागरा हवेली एज यूनियन टेरिटरी. दादरा और नागरा हवेली थी, उसे एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया. ठीक है, तो ये बात आपको यहां से याद रखनी है कि दादरा और नगर हवेली को कौन से एक्ट से जोड़ा गया था, कौन से एक्ट से यूनियन टेरिटरी बनाया गया था? 10th से. तो आपको 10th से 10 से 10 और दादरा से 10 से ही दादरा, आप इस चीज को याद रख सकते हैं. इसके बाद देखिए आ जाता है हमारा 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962. 1962 में एक 12वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, उसमें देखिए क्या किया गया? इंक्लूजन ऑफ टेरिटरीज ऑफ गोवा, दमन एंड दीव इनटू द इंडियन यूनियन. जो गोवा, दमन एंड दीव की टेरिटरी थी उनको इंडियन यूनियन का हिस्सा बना लिया गया. देखिए, पहले यहाँ पर, इससे पहले 1962 से पहले यहाँ पर किसका राज होता था? पोर्तुगीज का. पुर्तगाली थे जो, वो यहाँ पर रूल करते थे और ये जो क्षेत्र था ये इन्हीं के अंडर आता था. तो 1961 में पुर्तगाली यहां से चले गए थे और उसके बाद 12वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1962 में इन टेरिटरीज को इंडियन यूनियन का हिस्सा बना लिया गया था. ठीक है, तो देखिए, पहले दादरा एंड नगर हवेली को जोड़ा गया, उसके बाद गोवा, दमन एंड दीव को जोड़ा गया. ठीक है, 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1962 में. पहले 10th आया 1961 में, 12th आया 1962 में, 13th भी कब आया? 1962 में. इसमें देखिए क्या किया गया? इंसर्शन ऑफ आर्टिकल 371A. इसमें किसको इंसर्ट किया गया? 371A आर्टिकल को. ठीक है, टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट ऑफ नागालैंड. ठीक है, तो इस आर्टिकल में क्या कहा गया कि नागालैंड जो स्टेट है ना, उसको कुछ स्पेशल प्रोविजन दे दिए जाएं. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, नागालैंड को स्पेशल प्रोविजन कौन से आर्टिकल में दिए गए हैं? आर्टिकल 371A में. और ये कब ऐड किया गया था? 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा. ठीक है, देखिए, जो आर्टिकल 370 था उससे किसको स्पेशल प्रोविजन दिए गए थे? जम्मू एंड कश्मीर को. ठीक है, लेकिन अभी अबॉलिश कर दिया गया है. इससे ही आपको याद रखना है कि 371A में किसको स्पेशल प्रोविजन दे रखे हैं? नागालैंड को. ठीक है, तो देखिए, आपको 10th भी याद हो गया, 12th भी याद हो गया और 13th भी याद हो गया. 10th में किसे? दादरा एंड नगर हवेली को, और 12th में किसको? गोवा, दमन एंड दीव को, और 13th किसके लिए है? नागालैंड के लिए. इसके बाद देखिए आ जाता है 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. अब 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी कब आया? 1962 में. तो इसमें ना पौंडीचेरी, कराईकल, माहे एंड यनम, द फॉर्मर फ्रेंच टेरिटरी. पहले देखिए यहाँ पर किसका था? फ्रेंच रूल करती थी यहाँ पर, ये फ्रेंच टेरिटरी के अंडर आती थी. वर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी. तो 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा
इसको जो पौंडीचेरी, ना पुदुचेरी, अब पुदुचेरी नाम है इसका, इसको यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बना दिया गया, यानी कि इंडियन यूनियन टेरिटरी का। enabled the UTs of हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन एंड दीव एंड पौंडीचेरी टू हैव लेजिस्लेचर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और ये कहा गया इस 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कि भाई जितनी भी यूटीज हैं, ये हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन एंड दीव, पौंडीचेरी, इनकी अपनी लेजिस्लेचर होगी एंड इनकी अपनी ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगी। ठीक है, तो ये सब कब किया गया? 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। तो 14th में किसके लिए किया गया था? ये पौंडीचेरी के लिए। ठीक है, तो ये जो वर्ड है ना, आपको यही याद रखने हैं कि 10th था दादरा एंड नगर हवेली के लिए, और जो 12th था वो गोवा, दमन एंड दीव के लिए, 13th था वो नागालैंड के लिए, और 14th था पौंडीचेरी के लिए। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। इसके बाद देखिए आ जाता है 19th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये कब आया था? 1966 में। ठीक है, इसमें देखिए क्या कहा गया था। आर्टिकल 324, आर्टिकल 324 देखिए इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। आर्टिकल 324 वाज अमेंडेड, आर्टिकल 324 को अमेंड किया गया इसके द्वारा, टू क्लैरिफाई द ड्यूटीज ऑफ इलेक्शन कमीशन। इसके द्वारा क्या कहा गया कि भाई जो इलेक्शन कमीशन की जो ड्यूटीज है ना, उनको क्लियर कर दो बिल्कुल। ठीक है, उनके बारे में साफ साफ बताया गया। इट डिप्राइव्ड द इलेक्शन कमीशन ऑफ द पावर टू अपॉइंट इलेक्शन ट्रिब्यूनल। इसमें क्या कहा गया कि भाई इलेक्शन कमीशन जो एक अपॉइंट करता है ना इलेक्शन ट्रिब्यूनल को, इसको ना हटा दिया जाए, यानी कि अब इलेक्शन कमीशन कोई भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल अपॉइंट नहीं करेगा। और जो ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल था, ये क्या काम करता था? फॉर डिसाइडिंग इलेक्शन डिस्प्यूट्स ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। जो एमपीज और एमएलएस के इलेक्शन होते थे, उनके बीच में जो भी डिस्प्यूट होते थे, उनको कौन सॉल्व करता था? ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल करता था। लेकिन जब 19वां संविधान संशोधन हुआ तो इलेक्शन कमीशन से ये पावर छीन ली गई कि भाई वो कोई इलेक्शन ट्रिब्यूनल को अपॉइंट करेगी। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो 19वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसमें किसको अमेंड किया गया? आर्टिकल 324 को अमेंड किया गया। और आर्टिकल 324 किससे रिलेटेड था? इलेक्शन कमीशन से। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद देखिए आ जाता है हमारा 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये कब आया था? 1967 में। इसमें देखिए क्या कहा गया था। सिंधी लैंग्वेज वाज इंक्लूडेड एज 15th रीजनल लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल। ठीक है, देखिए 8th शेड्यूल में पहले कितनी 14 लैंग्वेज होती थी। ठीक है, लेकिन जब 21वां संविधान संशोधन हुआ उसमें सिंधी को ना 15वीं रीजनल लैंग्वेज के रूप में इंक्लूड कर दिया गया। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा सिंधी लैंग्वेज को 15वीं रीजनल लैंग्वेज के रूप में 8th शेड्यूल में इंक्लूड कर दिया गया था। ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई सबसे पहली लैंग्वेज कौन सी ऐड की गई थी अमेंडमेंट के द्वारा? तो सिंधी लैंग्वेज। ठीक है, और कौन से अमेंडमेंट से की गई थी? 21st से। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए हमारा आ जाता है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। अब 24वां संविधान संशोधन कब आया? 1971 में। इसमें देखिए क्या कहा गया था। देखिए इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने अमेंडिंग प्रोसीजर के बारे में पढ़ा था कि आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 के बारे में था ये कि भाई गोलकनाथ केस में जो कुछ भी कहा गया था उसको इन्होंने हटा दिया था, न्यूट्रलाइज किया था। ठीक है, तो इट वाज अ रिटेलिएटरी एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द जजमेंट इन गोलकनाथ केस। ठीक है, तो गोलकनाथ केस में जो भी जजमेंट दिया गया था उसको पार्लियामेंट ने न्यूट्रलाइज कर दिया था। कब? 24th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ठीक है, इट affirmed the parliament's power to amend any part of the constitution including fundamental rights by amending article 368 and article 13। ठीक है, तो इसने क्या कहा था कि पार्लियामेंट को ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट, और उसके लिए वो किस किस में अमेंडमेंट कर सकता है? आर्टिकल 368 में भी और आर्टिकल 13 में भी। ठीक है, तो ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। पहले हमने ये पढ़ा था ना कि वेदर फंडामेंटल राइट्स आर अमेंडेबल। ठीक है, कि भाई फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है या नहीं। तो गोलकनाथ केस में ये कहा गया था ना कि फंडामेंटल राइट में अमेंड नहीं किया जा सकता, लेकिन बाद में जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया तो इसने गोलकनाथ केस की इस जजमेंट को न्यूट्रलाइज कर दिया और ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो किसी भी पार्ट में इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट अमेंड कर सकता है, और वो उसके लिए आर्टिकल 368 और आर्टिकल 13 दोनों में भी अमेंडमेंट कर सकता है। आगे देखिए, इट मेड ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट
टू गिव एसेंट टू अमेंडमेंट बिल्स व्हेन दे आर प्रेजेंटेड टू हिम और हर। तो देखिए ये बात हमने पहले भी पढ़ी थी कि इस 24th अमेंडमेंट एक्ट से ये भी ऑब्लिगेटरी कर दिया गया प्रेसिडेंट के लिए कि अगर उसके पास कोई अमेंडमेंट बिल भेजा जाता है तो उसे उस पर अपना एसेंट देना ही होगा। ये नहीं है कि भाई वो उसे अपने पास विद होल्ड कर सकता है या वापस लौटा सकता है, उसको उस पर अपना एसेंट देना ही पड़ेगा। तो ये किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए ऑब्लिगेटरी बना दिया गया। ठीक है, तो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में आपको याद हो गया। नेक्स्ट देखिए आ जाता है हमारा 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। इसमें देखिए क्या कहा गया था, दिस अमेंडमेंट विड्रू द रिकॉग्निशन टू द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स एंड देयर प्रीवी पर्सेस वर अबोलिश्ड। तो देखिए इसमें क्या कहा गया, जितने भी प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स थे उनके रिकॉग्निशन को विड्रू कर दिया गया एंड उनके जो प्रीवी पर्सेस थे, यानी कि ये मनी से संबंधित होता था उनका कुछ इकोनॉमिकली, ठीक है, उनको भी अबोलिश कर दिया गया। किनके, प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स के। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए आ जाता है हमारा, इससे पहले देखिए एक ना इन यहाँ पर 22nd नहीं दे रखा है, 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसमें ना मेघालय को, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनाया इसलिए मुझे ये याद आया कि मेघालय को स्टेट का दर्जा 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से दिया गया था। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि 22वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से मेघालय को स्टेट का दर्जा दिया गया था। इसके बाद देखिए जाता है 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975। अब 36वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ, मेड सिक्किम अ फुल फ्लेज्ड स्टेट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। 36 से किसको, सिक्किम को एक फुल फ्लेज्ड स्टेट बना दिया गया इंडियन यूनियन का। ठीक है, देखिए 22nd से तो बनाया गया था मेघालय को और 36 से किसको बना दिया गया, सिक्किम को। इसके बाद आ जाता है 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975। अब देखिए इसमें क्या कहा गया, clarified that declaration of emergency by the president and promulgation of ordinances by the president or the governor cannot be challenged in any court on any ground। अब देखिए क्या था कि भाई प्रेसिडेंट कोई भी इमरजेंसी लगा देता है, ठीक है, तो इमरजेंसी के बारे में वैसे हम आगे पढ़ेंगे कि कब लगाई जाती है। मान लो प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी लगाई तो 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये कहा गया कि प्रेसिडेंट अगर इमरजेंसी डिक्लेयर करता है तो और इमरजेंसी के टाइम में वो कोई भी ऑर्डिनेंस को लागू करता है तो उसके बारे में ना कहीं पर भी किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, या तो प्रेसिडेंट करे या गवर्नर करे, दोनों ही अगर इमरजेंसी लगाते हैं और कोई ऑर्डिनेंस लागू करते हैं तो उनको किसी भी कोर्ट में किसी भी ग्राउंड पर चैलेंज नहीं किया जा सकता। और ये बात कहां पर कही गई थी, 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। तो यहां से आपको ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा देखिए 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975। तो ये भी कब आया था, 1975 में। इसमें देखिए क्या कहा गया, द डिस्प्यूट्स और क्वेश्चंस रिगार्डिंग इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर ऑफ द लोकसभा वर टेकन आउट ऑफ द परव्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि जब डिस्प्यूट होता है किस किस का, इलेक्शंस का, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में या वाइस प्रेसिडेंट के में या प्राइम मिनिस्टर के में या स्पीकर ऑफ द लोकसभा के में, तो इनको जुडिशियली रिव्यू के लिए नहीं ले जाए, वर टेकन आउट, उनको अलग रखना है इससे जुडिशियल रिव्यू से, ठीक है, ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये बात किसमें कही गई, 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो देखिए यहां तक हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे अमेंडमेंट एक्ट थे इनके बारे में पढ़ा। बाकी के जो आगे हैं 42nd है, जैसे 42nd बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन सब के बारे में ना हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।